So students, now our next topic is mole concept, right? So in previous lectures we have studied about laws of chemical combination. कौन कौन से laws होते हैं chemical reactions को करवाने के लिए, उनमें कौन से laws apply होते हैं, ठीक है? तो वो हमने 5 laws पढ़े थे. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट. अब ये मोल क्या वर्ड है बेसिकली? तो मोल मीन्स कि हम किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं. जैसे तुम्हें पता है कि हम अलग अलग सब्सटेंसेस की अमाउंट को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हैं. जैसे अगर मैंने बोलना हो 1 डजन, तो 1 डजन इज स्पेसिफाइंग 12, राइट? 12 नंबर ऑफ क्वांटिटीज उसके अंदर प्रेजेंट है. इफ आई से 1 डजन बनानास मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 12 बनानास, राइट? तो यहाँ पे क्या चीज है कि अगर हमने स्पेसिफाई करना है 1 मोल, तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट में प्रेजेंट हैं, राइट? तो बेसिकली 1 मोल की जो क्वांटिटी है उसके अंदर कितना नंबर है? 6.022 इंटू 10⁻23. जैसे कि एक डजन स्पेसिफाई कर रहा है 12 नंबर को, तो वैसे 1 मोल स्पेसिफाई कर रहा है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट? अब ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट यू मस्ट नो कि 1 मोल एक्चुअल में क्या है, ठीक है जी? अब 1 मोल की डेफिनेशन क्या है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एज डिस्क्रीट एंटाइटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप. एक कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हैं, उतने एग्जैक्टली एटम्स किसके अंदर प्रेजेंट हैं? 1 मोल के अंदर. अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करा है कार्बन 12 आइसोटॉप, और यही आइसोटॉप ही हमें 1 मोल के नंबर ऑफ 1 मोल में कितने नंबर है वो बताएगा. कार्बन के यू वेरी वेल नो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कार्बन 13, कार्बन 14, ये भी उसके आइसोटॉप्स होते हैं, राइट? तो इसलिए आपको स्पेसिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा कार्बन का कौन सा आइसोटॉप, राइट? तो अब मैंने जो ये डेफिनेशन लिखी है, क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है, ये हम अभी जान लेंगे, राइट? तो अब मैंने क्या बोला है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के आइसोटॉप में जितने एटम्स हैं उतने 1 मोल के होंगे. तो पहले मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ कि 12 ग्राम जो है कार्बन 12 आइसोटॉप उसके अंदर कितने हैं. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कार्बन 12 है, ये हमने पहले भी देखा था कि कार्बन 12 है. कार्बन का एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास कितने? 6 है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके पास तुम्हारे पास क्या है? 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब कंपाइल करके लिख दिया कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, तो मैंने सिंपल 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ये मेरे पास कार्बन 12 जो है उसका क्या है? मास आ गया हुआ है, राइट? अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये यूनिटरी मेथड सिंपल अप्लाई कर रही हूं, थोड़ा समझना कि अगर इतने मास के अंदर एक कार्बन एटम है, राइट? एक कार्बन एटम का इतना मास है, दैट इज 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. इतने मास में एक कार्बन एटम आ रहा है, ठीक है? तो 1 ग्राम मास में कितने एटम्स आएंगे? अगर हमने किसी एक चीज की वैल्यू निकालनी है तो हम ऑब्वियसली बात है डिवाइड करते हैं. तो 1 ग्राम मास के अंदर 1/12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 एटम्स आएंगे. अब मेरे को पता चल गया कि 1 ग्राम के अंदर इतने एटम्स आएंगे. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 ग्राम के अंदर कितने आएंगे, तो आप सिंपली इस क्वांटिटी को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मेरे को तो ये पता लगाना है ना कि 12 ग्राम जो है मेरे पास कार्बन 12 का, उसके अंदर कितने एटम्स हैं. जितने उसके अंदर होंगे उतने ही मेरे पास 1 मोल के अंदर होंगे. तो जब मैंने 12 ग्राम के अंदर देखा तो मेरे पास ये आ गया 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24. जब मैं इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करूंगी, इस नंबर को सॉल्व करूंगी, तो व्हाट आई विल गेट 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम्स. तो आप देख पा रहे हो कि अगर 12 ग्राम कार्बन आइसोटॉप के अंदर इतने हैं, तो वही आपके किस में प्रेजेंट है? 1 मोल के अंदर प्रेजेंट है, राइट? तो
तो यू डोंट नीड टू बेसिकली तुम्हें ये प्रूफ डिराइव करना नहीं आ रहा है कि 1 मोल आया कहां से, इसकी ये वाला नंबर कहां से डिराइव हुआ। लेकिन अगर आपको प्रॉपर एनालाइज करना है कि कैसे ये सारी कहानी हुई, तो दैट इज वाई मैंने तुम्हें ये बताया है, राइट। तो अगर इफ इन केस, वैसे तो ये नंबर आपको बाय हार्ट लर्न करना है, ये बहुत जगह यूज होगा। अगर इफ इन केस भूल जाता है या कोई डाउट आता है कि 10 रेज़ टू पावर क्या था या वॉट एवर समथिंग लाइक दिस, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कहां से है, ताकि तुम चेक कर सको कि हाँ मेरा आंसर ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है, राइट। तो ये जो 1 मोल है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में लॉज के बारे में पढ़ा था, वहां हमने एक लॉ भी पढ़ा था, एवोगैड्रो लॉ। तो उसी साइंटिस्ट ने हमें ये नंबर दिया है 6.022 into 10 raised to power 23। और एवोगैड्रो नंबर को हम डिनोट करते हैं ये n, और उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लगाएंगे, a लगाएंगे। तो दिस इज योर एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, राइट। Note this down, have a screenshot of it, and then we'll start with the further chapter. So now further we are gonna talk about the small concept। जैसे कि हमने बात करी कि एक मोल के अंदर 6.022 into 10 raised to power 23 नंबर है। वो किसका नंबर है? अगर मैं किसी एक हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, सिंपल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके अंदर 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स की बात हो रही है। अगर मैं बात कर रही हूँ एक मॉलिक्यूल की, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यानी कि उसके अंदर 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है जी। अगर मैं बात कर रही हूँ एक मोल ऑफ NaCl, मतलब NaCl मींस इसके अंदर सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस है, कैटायंस और एनायंस की बात हो रही है, तो तब मैं क्या लिख रही हूँ 6.022 into 10 raised to power 23 यूनिट्स ऑफ NaCl, ठीक है। मतलब नंबर तो आपका वही रह रहा है, पॉइंट ये है कि आप एटम की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, आयंस की बात कर रहे हो, या किसकी बात कर रहे हो। फिर एक चीज आप दिमाग में रखना, अगर मैं बोलूं 1 ग्राम एटम, मेंशन होगा ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, ये नहीं बोल रहा है ग्राम्स ऑफ एटम या ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम का मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 ग्राम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्राम एटम का मतलब एटम का इन ग्राम्स मास की बात कर रहे हैं, नो। 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स और 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब तुम बहुत फेमिलियर हो चुके हो इस नंबर के साथ, 6.022 into 10 raised to power 23। तुम्हें ये भी आइडिया हो चुका है कि ये नंबर कहां से आया है, राइट। अब इसके बाद ना हमारे पास एक टॉपिक है मोलर मास। मोलर मास से क्लियर हो रहा है कि मोल का मास, यानी कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस का इन ग्राम्स कितना मास होगा, ठीक है जी। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि कार्बन 12 का मोलर मास बताओ, पहले तो आपको ये पता होना कि कार्बन 12 के अंदर मोल्स कितने हैं। अब आपको वेरी वेल पता है कि जो 1 मोल है उसके अंदर इतने एटम्स होते हैं, ठीक है ना। एक मोल के अंदर इतने एटम्स है, मतलब आपने इन मोल्स का मास बताना है। फिर उसके लिए आपको पहले ये पता हो कि एक कार्बन 12 का कितना मास है, क्योंकि आपको अगर पता होगा एक कार्बन 12 का कितना है, तो ही आप पता लगा पाओगे कि 12 कार्बन के जितने मोल्स है उतना उसका कितना मास होगा। एक चीज का मास पता होगा तो हम फर्दर ज्यादा चीजों का मास निकाल पाएंगे। तो एक कार्बन 12 का मास अभी हमने पीछे देखा था, जब हमने वो 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन्स करा था, तो अपने पास ये मास निकल के आया था 12 into 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम। अगर मेरे को एक कार्बन एटम का मास पता है, एक कार्बन 12 एटम का मास पता है, तो मैं वेरी वेल बता सकती हूँ कि मेरे पास 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स का मास कितना होगा। सिंपल सी बात है, एक चीज का मास पता है तो ज्यादा चीजों का मास निकालने के लिए उसको सिंपली क्या कर देना, हमने
मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इस सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे ना, अप्रोक्सीमेटली जो आपको मास निकल के आएगा वो क्या आएगा, 12 ग्राम। अब पॉइंट ये है कि अगर हमने इस चीज को कैलकुलेट करा था एटॉमिक मास में, तो तभी भी अपना आंसर जो है वो 12 AMU आ रहा था। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। अगर अब मैंने मोलर मास निकाला तो वो भी 12 आ रहा है, मतलब कि जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। फर्क कहाँ आ रहा है, यूनिट्स के अंदर। इसका ग्राम पर मोल है और इसका क्या है, AMU। ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। काफी और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट होते हैं जिनका एटॉमिक और मोलर मास सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है, वहां हम बात कर रहे हैं ग्राम पर मोल में, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल एटॉमिक मास यूनिट में बात करी जा रही है, ठीक है जी। अब आप खुद सोचो कि ये जो मोल वाली क्वांटिटी है ना, ये बड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर एक फैक्चुअल से इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा वो फैक्ट है एक, कि अगर मैं एक ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करूं, तो मान लो कि मैं बात कर रही हूँ 0.03 ग्राम ऑफ वाटर की, मतलब सिर्फ इतना सा 0.03 ग्राम। इस इतने ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इट वाज मेंशन्ड ओवर देयर कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 100 बिलियन टाइम्स द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ। जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, उनका 100 बिलियन टाइम्स कर लो, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस छोटी सी ग्राम, छोटी सी ड्रॉप ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। तो यू कैन वेरी वेल नो कि ये जो मतलब क्वांटिटी है ना, इट इज वेरी प्रोमिनेंट, ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जस्ट एक फैक्चुअल, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो तुम्हें मैंने बताया है, बट उसके अलावा तुम्हें मोल की जो क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। अगर हम आपको ये मोल की क्लैरिटी हो जाएगी कि हम मोल क्यों यूज करते हैं, ये आया कहां से है, तो आपको क्वेश्चंस करने थोड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में बड़ा यूनिटरी मेथड लगेगा। ज्यादा चीजों की वैल्यू है तो एक की निकाल लो, फिर फर्दर जितनी पूछी गई है उसकी निकाल लो। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम्हें और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। टिल द टाइम हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। So till now we have understood about mole. What is actually a mole, right? How many number is contained in one mole? That is 6.022 into 10 raised to power 23, right? Now the question is, how will we calculate the number of moles? हम number of moles को calculate कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है हमारे पास उनको calculate करने का। तो अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स के लिए आपका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज गिवन मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है, कि जो आपका नंबर ऑफ एटम्स है एवोगैड्रो नंबर के, मल्टीप्लाइड दैट इज बेसिकली उनका मास इन ग्राम्स, वो आपका रहेगा ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं बात कर रही हूँ कंपाउंड के लिए, तो गिवन मास ओवर मोलर मास रहेगा। अगर मैं मोलर मास वही कि एक मोल का कितना मास है, राइट, और जितने मोल्स हैं हम उसके अकॉर्डिंगली उनका मास देख लेंगे। अगर मैं बात करूं गैसेस के लिए, तो गैसेस के केस में हम वॉल्यूम के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ओवर 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर एक स्टैंडर्ड कंडीशन से आया है, STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन। यहाँ पे जो टेम्परेचर था स्टैंडर्ड वो था 273 केल्विन और प्रेशर था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूलाज रहेंगे। अब एक क्वेश्चन का तुम्हें आइडिया देती हूं, जैसे क्या है 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 एटम्स जो एलिमेंट है, इतने एटम्स जो एक एलिमेंट में प्रेजेंट है उनका वेट है 1.15 ग्राम। अब हमने एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट है उनका मास बताना है हमने, राइट। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं। एटम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है तो हमने बोल दिया कि एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, यानी कि इतने एटम्स एक मोल बना रहे हैं, ठीक है जी।
अगर मैं बोलूं कि एक एटम में कितने मोल्स आएंगे तो आप बोलोगे कि डिवाइड कर देते तो एक की क्वांटिटी आ जाएगी, तो बिल्कुल ठीक है, एक एटम में 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स आ जाएंगे, राइट। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमें तो 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स की बात करी हुई है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, अगर हमें एक एटम में पता है इतने मोल्स हैं तो इतने एटम्स में मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लेंगे, तो बिल्कुल ठीक बात है ना कि अगर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है तो 10 पेन की कॉस्ट 100 रुपए होगी, 10 इंटू 10, तो उसी हिसाब से अगर एक एटम के अंदर इतने मोल्स हैं तो इतने एटम्स के अंदर मल्टीप्लाई करके ये वाले नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे अपने पास। इसको आप जब सॉल्व करोगे आपके पास नंबर आ गया 1/20, मतलब इतने एटम्स जो प्रेजेंट है एक एलिमेंट के अंदर, उसके अंदर 1/20 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, उसने हमें मोल्स निकालने के लिए नहीं बोला, हमें बोला गया एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है एलिमेंट की टर्म्स में बात हो रही है, तो एलिमेंट वाला फॉर्मूला उठा के लिख दो, गिवन मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या बोलता है कि जो आपके एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका मास कितना है, तो मास मल्टीप्लाइड ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन है, गिवन मास आपको पता है 1.15, एवोगैड्रो नंबर भी आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये आपने निकालना है, तो ये सिंपली निकल जाएगा, ये मास ऑफ एटम उधर ले जाओ, 20 इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा एंड यू विल एबल टू सॉल्व। तो कैलकुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन तक पहुंचना कैसे है, उसके लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं पता थे। वो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने ये सारी कहानी करी, हमें पता था कि इतने एटम्स एक मोल बनाते हैं, तो एक एटम कितने मोल बनाएगा, डिवाइड कर दिया, फिर जितनों की बात करिए उस एटम्स के अंदर कितने मोल होंगे वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक आपको क्वेश्चन की एग्जांपल दी गई कि आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ सकते हो। मोर ओवर आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो यू जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल सॉल्व इट, ओके। So next topic now we have, that is of percentage composition. Now what is percentage composition? मतलब किसी एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो उनकी रेशियो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वो कितनी है, ठीक है, वो आपको बताना है। रेशियो इन विच इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, राइट। बाय मास उनकी रेशियो क्या है, जैसे कि मेरे पास क्या है CH4, अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, तो वो कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको उनका मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द मोलर मास। कार्बन का यूनिट इज 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 12 कम्स आउट टू बी 16 ग्राम, तो मोलर मास कितना अपने पास 16 ग्राम। अगर कार्बन की मास परसेंटेज की बात करी जाए तो कार्बन का मास डिवाइडेड बाय जो टोटल मोलर मास है मल्टीप्लाई बाय 100, तो सॉल्विंग आउट दिस वी गेट 75%। अगर मैं हाइड्रोजन के मास की बात करूं दैट इज 4 जो आपके पास हाइड्रोजन के, डिवाइड बाय मोलर मास 16 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट कम्स आउट टू बी 25%। तो ये कार्बन की परसेंटेज है 75 और ये हाइड्रोजन की है 25। इसी तरह से अगर आपको कंपाउंड दिया जाए सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो आप पहले इनका मोलर मास कैलकुलेट कर लो। अब ध्यान रहे कि आपको इनके मासेस याद होने चाहिए, गिवन है तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन आपको अगर नहीं गिवन तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी कि ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, मास नंबर बाय हार्ट तुमने याद करने हैं, ठीक है जी। तो क्या है सोडियम का 23, 2 है तो 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 एक ही है, ऑक्सीजन का 16 तो 16 इंटू 4 64, सारों को ऐड करा आई गेट 142 ग्राम। अगर मैं आपको सोडियम की मास परसेंटेज पूछूं तो सोडियम कितने थे 2, 23 इंटू 2 46 बाय टोटल 142 मल्टीप्लाई बाय 100। सल्फर का 32 डिवाइड बाय 142 इंटू 100, ऑक्सीजन 4 है
तो 64 by 142 into 100। तो आप फर्दर इनको कैलकुलेट कर सकते हो कितना परसेंटेज सोडियम है, कितना ऑक्सीजन है, कितना सल्फर है। तो दिस वाज जस्ट वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। उसके बाद एक अनदर इंपॉर्टेंट चीज है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या चीज है, तो ध्यान से देखना, इस चीज को हम बाय स्टेप समझेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से ही समझेंगे। इन टोटल 5 स्टेप्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो लेट्स सी आवर क्वेश्चन इज डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन यानी कि Fe which has 69.9% of iron and 30.1% of dioxygen by mass। तो आपके पास एक कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड, उसके अंदर आपको 69.9% आयरन दे रखा है, 30.1% डाइऑक्सीजन मतलब O2 बाय मास। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने मास परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। जो सिंपल सी बात है, उसने दिया हमें बाय मास, तो ये 69.9 ग्राम है और ऑक्सीजन 30.1 ग्राम है। सिंपल, फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप में आपने इन ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स का क्या फॉर्मूला था कैलकुलेट करने का, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आयरन का मोलर मास और ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन का तो यू विल बी नोइंग क्योंकि ये फर्स्ट 20 के बीच में आता है, वैसे ही गिवन भी होगा, और आयरन का भी आपको मेंशन होगा 58.5। तो गिवन मास जो आपको गिवन है 69.9 डिवाइडेड बाय मोलर 58.5। गिवन मास ग्राम, मोलर मास की यूनिट्स यू मस्ट नो ग्राम पर मोल। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 आएगा। जब आप ऑक्सीजन के मोल्स निकालोगे तो गिवन मास बाय उसका मोलर मास जो कि 16 ग्राम पर मोल, यहाँ पे मोल आएगा 16 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1.88 मोल। तो ये आपने सेकेंड स्टेप कवर कर लिया, ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 3 में आपने सिंपलेस्ट मोल रेशियो निकालनी है। सिंपलेस्ट मोल रेशियो का मतलब क्या है कि आपने देखना है इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है। हमें पता है ये जो क्वांटिटी है ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो आपने क्या करना है, इन मोल्स को, आयरन के मोल्स को स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना है। सिमिलरली ऑक्सीजन के मोल्स को स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना है। जो भी स्मॉलेस्ट होगा उसके साथ आपने डिवाइड करके एक सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेनी है। तो इसकी आ गई 1 और इसकी कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेटली 1.5। ये आपकी सिंपलेस्ट मोल रेशियो आ चुकी है। स्टेप 4 में हमने इसको कन्वर्ट करना है होल नंबर रेशियो में। तो टिल देन तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझ लो। देन आई स्टार्ट विद द स्टेप 4 और अपने पास टोटल स्टेप्स हैं 5। हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन आई स्टार्ट विद द स्टेप 4। सो टिल 3 स्टेप्स हमने कवर कर लिया था। फोर्थ स्टेप अपने पास क्या है कि हमने कन्वर्ट करना है होल नंबर रेशियो में। तो आपको पता है होल नंबर मींस जो 0 से स्टार्ट हो रहे, जो एक कंप्लीट नंबर है, नॉट इन डेसिमल्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 1.5 तो से साथ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि 1.5 होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ जो इसके नजदीक है। तो यानी कि आयरन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2 दैट इज 2 और ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां से आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला वो क्या निकल के आया, Fe2O3। तो ये आयरन के ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है जी। यहाँ पे आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला खत्म है, 5 स्टेप्स हैं। आप इसके से और क्वेश्चंस ट्राई करना, डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है, बट मेक श्योर कि वो 5 स्टेप्स फॉलो किए जाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री क्या चीज है, स्टोइकियोमेट्री 2 वर्ड से आया है, स्टोकियन और मेट्रन। स्टोकियन मीन्स क्या है, ये ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। स्टोकियन का मतलब है एलिमेंट और मेट्रन का मतलब है मेजर करना कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। अब जैसे कि स्टोइकियोमेट्री के लिए ना आपको एक चीज याद रखनी है, आपकी जो इक्वेशन है, आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए। नहीं बैलेंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बैलेंस इट। जैसे कि CH4 plus O2 gives CO2 plus water, ये मैंने एक कंबशन रिएक्शन शो करी है। तो इसकी बैलेंसिंग के लिए अगर मैं देखूं, इधर 2 ऑक्सीजन है लेकिन इधर टोटल 2 + 1 3 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूं तो ये 4 हो गई, 2 into 2 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 बनाने के लिए अगर मैं 2 यहाँ पे लगा दूं तो ये कितने होगी, 2 + 2 ऑक्सीजन 4 हो गई।
अब हम हाइड्रोजन देख लें, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 2 4, 4 हाइड्रोजन, इधर 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन। तो अभी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। नीचे मैंने इनके मास लिख दिए, CH4 का 12 + 4 16 ग्राम, 12 कार्बन का, हाइड्रोजन 4 है तो 4 × 1 4, ऑक्सीजन 16, ठीक है। आपके पास 2 ऑक्सीजन है मतलब 32, और उसके भी 2 मोल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 × 32, यानी कि ये कितना है 64 ग्राम। फिर CO2 12 प्लस O2 मतलब 32, 32 + 12 44, और ये वाटर का कितना है 18, एक मॉलिक्यूल वाटर 18, 2 है तो 2 × 18 विच विल कम आउट टू बी 36 ग्राम। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इस स्टोइकियोमेट्री चीज जो ये आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, इससे तुम्हें क्या क्या इन्फो मिल रही है? इससे तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1 मोल ऑफ CH4 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 का दे रहा है और 2 मोल्स वाटर के दे रहे हैं। अगर मैं मोल्स के टर्म में बात करूं, अगर मैं मास के टर्म में बात करूं तो इट मींस कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं और 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको इस बेसिकली बैलेंस्ड रिएक्शन से हमें स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज का पता चल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोई चीज इन टर्म्स ऑफ मोल या इन टर्म्स ऑफ मास कितना रिएक्ट कर रही है और कितना हमें प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग अबाउट स्टोइकियोमेट्री। अब अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग नाम से पता चल रहा है जो चीज लिमिट में है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट की क्या डेफिनेशन है? रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड, जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, जो कंज्यूम हो चुका है, लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसने क्या करा, प्रोडक्ट के बनने की अमाउंट को लिमिट कर दिया, एंड उसको ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अब मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है A + B gives C, मेरे को इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए A 20 ग्राम चाहिए, मेरे को 10 ग्राम चाहिए, B 20 ग्राम चाहिए। तो यहाँ पे अगर मेरे पास गिवन इतना है, मेरे को इतना मिला, A 13 ग्राम मिला, B 16 ग्राम मिला। अब आप सोचो कि A आपको 10 ग्राम चाहिए था, वो तो 13 ग्राम प्रेजेंट है, मतलब A तो अपने पास सफिशिएंट है, इवन ज्यादा ही प्रेजेंट है। B हमें 20 ग्राम चाहिए लेकिन है तो 16 ही ग्राम, तो यानी कि B जितना चाहिए उससे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दिस इज व्हाई यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन होगा, B। ठीक है, ये मत सोचना कि 13 कम है 16 से तो A लिमिटिंग रिएजेंट है, नो। अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूं कि A मेरे को जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो मेरे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी है A की वो 20 ग्राम है और जो B की है वो 25 ग्राम है। ठीक है, और जो मेरे पास गिवन है A मेरे को मिल गया 15 ग्राम, B मेरे पास 27 ग्राम पड़ा है। तो यहाँ पे A मेरे को 20 चाहिए लेकिन मेरे को मिला तो सिर्फ 15 है ना, मेरी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जितनी 15 से रिएक्शन होनी है वो हो जाएगी, उतना प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन जितनी उसके बाद मेरे को प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा A टोटली कंज्यूम्ड हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे A मेरी डिजायर्ड क्वांटिटी से कम है, जिस वजह से A क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है जी, हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन मैं फर्दर इसका क्वेश्चन बताती हूँ कि आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट कि जो चीज हमें रिक्वायर्ड है अगर उससे कम प्रेजेंट है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि हम किसी क्वेश्चन में अगर आइडेंटिफाई करना हो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आप फॉलो करना, सिंपल से हैं, तो उससे तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। सबसे पहले आपके जो रिएक्टेंट है उनका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, मेक श्योर इक्वेशन बैलेंस्ड हो। ठीक है, दूसरा स्टेप आपने नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेशो देखनी है। तीसरा, जॉन से रिएक्टेंट की ये वाली रेशो मिनिमम रेशो होगी, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं स्टेप्स कैसे अप्लाई करने हैं और क्लैरिटी हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखिए, 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
ये मिक्स करके क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग वाटर। पहले बैलेंस करने हैं, 2 हाइड्रोजन, गुड, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, तो 2 बना देते हैं, आगे 2 लगा दिया। लेकिन ऐसा करने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगा दिया। ठीक, इक्वेशन बैलेंस। अब उसने पूछा क्या है कि अगर 20 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो, 64 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हो, तो वाटर कितना बनेगा, प्लस इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, गिवन मास 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 है तो 2 ग्राम, विच गिव्स टू बी 10 मोल्स। ऑक्सीजन O2, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, गिवन मास 64 डिवाइड बाय 32, कट करोगे 2 मोल्स आ गए। तो पहला स्टेप मेरा डन है, मैंने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद मैंने रेशियो निकालनी है, उनको डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ। हाइड्रोजन के मोल्स आए 10, उसके आगे कितने मोल्स है, 2, जो आपने बैलेंस करे थे, तो डिवाइड बाय 2, ये उसका आगे रेशियो 5। ऑक्सीजन के मोल्स आए 2, उसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, एक ही मोल है, तो डिवाइड बाय 1 कितना आ गया, 2। मिनिमम कौन है, 5 और 2, लेस ऑब्वियसली ये है, तो यानी कि ऑक्सीजन मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई गेस ये स्टेप्स बहुत आसान है, क्लियर हो गए हैं। अब पॉइंट ये आता है कि उसने हमें पूछा है कि वाटर कितना बनेगा। उसके लिए आपको दिमाग क्या लगाना है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एक ही मोल था ना ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें 2 मोल्स ऑफ वाटर के दे रहे हैं। ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के 32 ग्राम जो है वो तुम्हें कितना दे रहे हैं, वेट अ मिनट, यहां मैंने ओके ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन मीन 16 ग्राम, 16 मीन 16 into 32, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें कितना पानी दे रहे हैं, 18 ग्राम, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉल्स है तो 2 into 18, या दैट मीन्स 36 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें 36 ग्राम ऑफ वाटर दे रहे हैं। ठीक है जी, मेरे को तो ये पता लगाना है भाई कि 64 ग्राम कितना पानी दे रहा है। मेरे को इतना पता है कि 32 ग्राम से मेरे को 36 ग्राम पानी मिल रहा है, लेकिन अगर मेरे को पहले ये पता हो कि 1 ग्राम ऑक्सीजन मेरे को कितना अमाउंट ऑफ वाटर दे रही है, तो 1 ग्राम के लिए 32 क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इतना ग्राम ऑफ वाटर दे रही है, तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना देगी, 36 by 32 मल्टीप्लाई बाय 64। 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, 2 into 36 कितना आ गया, 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो यानी कि 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो तुम्हें पूछी गई थी वो कितना वाटर दे रही है, 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो लिमिटिंग रीजन के स्टेप्स याद रखने हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर उनकी रेशियो निकालनी है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ, फिर जो मिनिमम रेशियो है वो आपके नंबर ऑफ मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, जो आपकी मिनिमम रेशियो होगी। ठीक है, फिर अगर आपको प्रोडक्ट की अमाउंट पूछी है तो आपको पता होगा कि 1 मोल से कितना मिल रहा है, 1 मोल के अंदर कितने ग्राम्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यूनिटरी मेथड लगा के वो चीज निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक होता है खत्म। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखे, एम्पेरिकल फॉर्मूला के 5 स्टेप्स करे, लिमिटिंग रीजन देखने के 3 स्टेप्स करे हैं। तो ओवरऑल आपका ये सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है जी, इफ इन केस कोई डाउट आते हैं, डू कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।